देखो, तो पिछली क्लास में मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को ये जो फॉर्मेट है ये पता होना चाहिए, इसी के बेस पे सवाल बनेंगे सारे। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। क्या लेते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया रहता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन अपन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या लेते हैं? फेयर रेंट। उसके बाद अपन क्या लेंगे? फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट ये दोनों में जो ज्यादा होगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट की अमाउंट अपन लिखेंगे, ये दोनों में जो ज्यादा होगा उसको अपन यहां पे नीचे उतार देंगे, उसको अपन यहां पे नीचे उतार देंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपका 1,20,000 था और फेयर रेंट है 1 लाख, तो दोनों में प्लस माइनस नहीं करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो ज्यादा कौन सा दिख रहा है? 1,20, तो नीचे उतरेगा 1,20। ये मैंने WEH लिखा है ना, मतलब उसका होता है विच एवर इज हायर। कंपेरिजन करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। तो हमने 1,20,000 नीचे उतार दिया, ठीक है, ये अमाउंट आ गई। अब क्वेश्चन में अपने को स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मान लो 90,000 रुपए है। अब ये 1,20 और 90 ये दोनों में कंपैरिजन करोगे, ये दोनों में क्या देखना है? विच एवर इज लोअर। दोनों में छोटा कौन सा है वो देखना है। तो कौन सा छोटा है? 90, तो नीचे उतरेगा क्या? 90। क्लियर है मेरी बात? अब ये जो 90,000 आया ना, इसको आपको एक नाम देना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेंट। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट 2 लाख रुपए, म्युनिसिपल वैल्यू 1,80 और फेयर रेंट 2,20। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। अभी मैं फॉर्मेट को टुकड़े टुकड़े में समझाऊंगा। तो अभी तक मैं जो एग्जांपल अभी करा रहा हूं वो सिर्फ कहां तक का कैलकुलेशन करवाऊंगा आपसे मैं? यहां तक का। उसके आगे का धीरे धीरे आगे और करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लो, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है। सबसे पहले क्या लेते हैं? उसके बाद क्या लेते हैं? दोनों में जो ज्यादा होगा नीचे उतरेगा। उसके बाद क्या लेते हैं? फिर ये दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में जो छोटा होगा उसको नीचे लेंगे, वो जो अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। चलो सबसे पहले अपन लेंगे क्या? म्युनिसिपल वैल्यू। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, म्युनिसिपल वैल्यू। कितना रुपया म्युनिसिपल वैल्यू? 1,80। फिर क्या लेंगे? फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है? 2,20। दोनों में जो ज्यादा है उसको नीचे उतारेंगे तो कितना आएगा? 2,20। फिर क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। कितना? 2 लाख। इन दोनों में जो कम होगा उसको नीचे उतार दो, 2 लाख रुपए आएगा। ये जो आएगा उसको क्या नाम दोगे? एक्सपेक्टेड है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। एक्सपेक्टेड रेंट तक हम आ गए, एक्सपेक्टेड रेंट तक हम आ गए कैलकुलेशन करते करते। अब इसके बाद हम क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल लेंगे। क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। सुधांशु भाई वो गेट को बंद कर लोगे क्या, मतलब खिड़की को? एक्सपेक्टेड रेंट के बाद अपन क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। अब इन दोनों में वापस से क्या देखोगे आप? विच एवर इज, एक बार हायर देखे थे, फिर लोअर देखे थे, फिर क्या देखे थे? हायर। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की अमाउंट यहां ले लो, इन दोनों में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपेयर करो। अब जो आएगा उसको क्या नाम देना पड़ेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो एक्सपेक्टेड रेंट मैंने हाईलाइट कर रहा हूं अभी, एक्सपेक्टेड रेंट में हाईलाइट कर रहा हूं ये अमाउंट और दूसरा ये अमाउंट।
ये दोनों हमको नाम रखना पड़ता है खुद से, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता। म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, फेयर रेंट दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कैलकुलेट होके निकलता है। क्लियर है मेरी बात? एक्सपेक्टेड रेंट के बाद क्या लेते हैं? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट भी दिया रहेगा। फिर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में जब कंपैरिजन करोगे विच एवर इज हायर वाला, तो जो आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये कैलकुलेट होके आएगा। ये नाम आपको रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। क्लियर है मेरी बात? अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है ये क्या है? 2 मिनट ध्यान से समझना। मैं दो चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। एक मैंने हाईलाइट किया किसको? एक्सपेक्टेड रेंट को, और दूसरा मैंने हाईलाइट किया एक्चुअल रेंट को। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का हाईलाइट हटा दिया मैं। ये दोनों है क्या चीज? देखो हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हेडिंग क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। इनकम टैक्स वाले को क्या चाहिए आपसे? टैक्स। इनकम टैक्स वाले को आपसे क्या चाहिए? टैक्स। आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी टैक्स भी उतना ज्यादा बनेगा, सीधी सी बात है। तो इनकम टैक्स वाला कभी भी नुकसान साइड में नहीं जाएगा, नुकसान साइड में नहीं जाएगा। मतलब मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा था, राजीव का मान लो एक मकान है और उस मकान को उसने 10,000 रुपये पर मंथ किराए पर दिया हुआ है, तो उसका किराएदार उसको हर महीने 10,000 10,000 10,000 देता है, हर महीने देता है। तो वो जो 10,000 हर महीने मिल रहा है ना किराया, उसको मैं बोलूंगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल मतलब इसको नाम बदल के भी लिख सकता हूं, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड। जितना आपको किराया प्राप्त हुआ, मिला, मतलब ये एक्चुअली आप कमा रहे हो, एक्चुअली आपको मिल रहा है इतना। और एक्सपेक्टेड रेंट जो लिखा है ना, एक्सपेक्टेड रेंट, ये आपने कमाया नहीं है, ये इनकम टैक्स वाले आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना आपका मकान का किराया होना चाहिए। अब हो सकता है राजीव ने दोस्ती यारी में अपना मकान जो है कम में दे के रखा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है राजीव ने अपना मकान 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से साल भर में कितने किराए में दिया हुआ है? 1,20 में दे के रखा है, दोस्ती यारी में कम में दिया है। लेकिन किसी और को देता ना राजीव उस मकान को, तो उससे 20,000 रुपये पर मंथ किराया मिलता। कितना मिलता? तो यहां पर 2,40,000 रुपये कमा सकता था। क्यों नहीं कमाया? तुम्हारी गलती, इनकम टैक्स वाले तुम्हारी गलती, तुम जानो। तुम्हारा मकान की औकात 2,40,000 किराया देने की है, क्यों दिए आप उसको 1,20 में? तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो नीचे क्या उतरेगा? दोनों में जो ज्यादा होगा वो। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बेस पर टैक्स लेती है गवर्नमेंट आपसे। आपने एक्चुअली कितने में दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में? तो फॉर्मेट में सारी चीज़ों की मीनिंग नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ दिमाग में ये एक एलिमेंट्री प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या लेते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू, फिर क्या लेना है? फेयर रेंट, दोनों में जो ज़्यादा होगा नीचे, फिर स्टैंडर्ड रेंट, फिर दोनों में जो कम होगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे, फिर क्या आएगा? एक्चुअल रेंट, फिर दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बस यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है? अब यहाँ तक पहुँच गए। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, हम अगर कुछ कमा रहे हैं, अब इनकम टैक्स वाला बोल रहा है कि तुम ज़्यादा दे सकते थे, कम में दिए, वो सब बातें छोड़ दो। अब आपका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि भाई हम कमा रहे तो हम खर्चा भी कर रहे हैं। इनकम किसको बोला जाता है? इनकम मतलब क्या? इनकम मतलब क्या? इनकम मतलब क्या होता है? आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम किए, वहां से आपको 1,00,000 रुपए मिला, लेकिन आपने उसको कमाने के लिए 80,000 रुपये खर्चा भी किया है, तो मैं क्या इनकम आपकी 1,00,000 बोलूँगा? 20,000 होगी कि नहीं? इनकम का मतलब होता है रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, जो आपको मिला माइनस जो आपने खर्चा किया, जो बचा वो आपकी कमाई है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होता है ना, ये तो टोटल रेंट की अमाउंट है। ये टोटल काय की अमाउंट है? रेंट की। अब इसको कमाने के लिए अपने खर्चे भी तो कर रहे हो आप। तो पहले नंबर का खर्चा अपन क्या माइनस करेंगे? यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स, मकान का नगर पालिका का टैक्स पड़ता है ना, वो यहाँ पर क्या करेंगे? अपन माइनस करेंगे, ठीक है? माइनस करने के बाद कभी कभी क्या होता है, कोई कोई किराएदार लोग किराया डुबा के चले जाते हैं। कोई कोई किराएदार लोग क्या करते हैं? रह लेते हैं मकान में और किराया हमारा डुबा देते हैं। तो डूबा हुआ किराया को हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। ये नुकसान है, बैड डेट ऑफ रेंट भी बोल सकते हैं इसको।
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप क्या माइनस करोगे, म्युनिसिपल टैक्स, और क्या माइनस करोगे, अनरियलाइज्ड रेंट। ये दोनों माइनस करोगे ना तो आपको जो मिलेगा उसमें से ग्रॉस हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा, एनुअल वैल्यू बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एनुअल वैल्यू। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं जिसमें अपन एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो सब ध्यान से, मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम अभी जो पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और यूनिट नंबर 2 का चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं। एक आता है सैलरी 1, एक आता है सैलरी 2 और दूसरा आता है क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भाई कॉपी पुस्तक का है, सुनो ध्यान से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब अगर आप सैलरी में जाते हो, इधर 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 अगर आप इधर जाते हो तो ये महंगा सौदा है। महंगा सौदा समझते हो ना, 2-2 चैप्टर पढ़ने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर गिनोगे तो 100 प्लस हो जाएंगे क्वेश्चन, एग्जाम्पल, बैक क्वेश्चन और दोनों चैप्टर मिला के। महंगा सौदा है और हर साल का फिक्स है कि ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी है, कंपलसरी। तो ये फायदेमंद सौदा है हाउस प्रॉपर्टी। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आप इसी चैप्टर का कर लो, यूनिट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन लोग सैलरी को तो करेंगे, सैलरी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं कराऊंगा, लेकिन कम समय के हिसाब से आप हाउस प्रॉपर्टी पर ही अपना फोकस रखो, दूसरा चैप्टर के बारे में सोचो ही मत, ठीक है। इसी की थ्योरी कर लो, इसी का प्रैक्टिकल कर लो। अब ये अचानक बोलने का पर्पस ये था, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि मैं जो आप लोगों को अभी जो भी समझा रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ, है ना, जो भी रूल्स वगैरह बताऊंगा, वही चीज़ की थ्योरी पूछता है, सवाल पूछता है, थ्योरी बन के आ जाएगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, लिखाऊंगा। और वही रूल्स काम कहाँ आएंगे, क्वेश्चन बनाने में आएंगे। आ रही मेरी बात समझ में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पूरा नोट्स दिखाऊं 2 मिनट के लिए, इधर देखो, ये दिख रहा है पूरा, ये दिख रहा है, ये पूरा अभी मेरे को कराना है और यही चीज़ थ्योरी बन के आती है आपके सवाल में। तो मैं आपकी थ्योरी की भी तैयारी करवा रहा हूँ, साथ साथ में थ्योरी की भी तैयारी करवा रहा हूँ। ये ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है। अरे दिख रहा है ज़्यादा, वो एग्जाम्पल के कारण पन्ने बढ़ गए, एग्जाम्पल कराया था ना उसके कारण पन्ने बढ़ गए। मुश्किल से 4 या 5 पेज है, उससे ज़्यादा नहीं। तो थ्योरी की भी तैयारी आपकी अल्टीमेटली हो जा रही है इसके साथ साथ। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन बात करेंगे एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करने की। इधर बात नहीं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इधर भाई बात नहीं करो। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 2 लाख। हम कोई भी अगर अमाउंट लेते हैं ना तो ईयरली लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख जो भी ले रहा हूँ सब ईयरली अमाउंट है। फेयर रेंट 3 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 250, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 20,000 पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। कैलकुलेट एनुअल वैल्यू। आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, करें कैलकुलेट। देखो मैं कर रहा हूं अभी, देखो सबसे पहले लेना है म्युनिसिपल वैल्यूएशन। कितना लोगे? फिर क्या लेते हैं? देखो फॉर्मेट में जो चीज़ों की सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को आपको छेड़ना नहीं है, जैसे मैंने रखा वैसे ही आपको सारी चीज़ों को रखना है, कोई भी चीज़ आगे पीछे मत कर देना। फेयर रेंट कितना है? 3 लाख। ये दोनों में जो ज़्यादा होगा नीचे उतरेगा। फिर क्या लेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 250। $250 नीचे आएगा, विच एवर इज लोअर। यहाँ हायर देखते हैं, यहाँ लोअर देखेंगे, इसको क्या नाम देंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर क्या लेते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है? 20,000 पर मंथ लिखा है, तो ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ आएगा 2,40,000। अब देखो आपको किराया मिला कितना, 240, लेकिन इनकम टैक्स वाला आपसे कितना अपेक्षा करके बैठा हुआ है, 2.5 लाख। तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना मानेगा वो। अब माइनस क्या करूं, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स की अमाउंट नहीं दी है, क्या लिखा है, म्युनिसिपल वैल्यू। देखो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, मेरी बात सुनो ध्यान से, म्युनिसिपल टैक्स जो है किसका 10% लिखा है, तो 2 लाख का 10% निकालोगे तो 20,000 आ जाएगा। क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा, म्युनिसिपल टैक्स 10% बस लिख देगा, किस चीज का 10% नहीं लिखेगा। तो ये इंप्लाइड है कि म्युनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन हमेशा किसके ऊपर ही होता है, नहीं भी बोलेगा तो भी उसके ऊपर ही करना है। क्लियर है। तो इसका यहाँ पे 20,000 रुपये माइनस कर दो, 2 लाख का 10%, तो कितना आएगा, इसको क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू 2,30,000। यहां तक किसको किसको डाउट है, क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़े। तो हम कैलकुलेट करते 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 कहां पर आ गए, एनुअल वैल्यू में आ गए। ठीक है सुधांशु, कहां तक आ गए अपन, एनुअल वैल्यू तक। तो क्या मकान से रिलेटेड केवल 2 ही प्रकार के खर्चे होते हैं क्या, म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट कोई खर्चा नहीं है, ये तो डूबा हुआ किराया है। 2 ही खर्चा होता है क्या बस, मकान का रिपेयर करवाए होंगे, मकान का लिपाई पोताई करवाए होंगे, मकान का बीमा होता है ना। अगर मकान आपका पट्टे की जमीन का है तो उसका पट्टा का पैसा देना पड़ता है। तो म्युनिसिपल टैक्स की तो डिडक्शन हम ऑलरेडी लेके बैठ गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है एक्चुअली आप जो भी खर्चा कर रहे हो करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आप सीधा सीधा ये जो एनुअल वैल्यू आई है ना, इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से काट लेना। क्या करना, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से काट लेना। अब एक्चुअली आपका खर्चा ज्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करना, 30% काट लेना। जैसे अभी मान लो आपका एनुअल वैल्यू आया था 2,30,000 आया था, तो 2,30,000 का 30% निकालो कितना होता है, 69,000 होता है। ये माइनस कर दो। अब आपने एक्चुअली 50,000 खर्चा किया था तो भी कितना माइनस होगा। आप अगर 80,000 खर्चा करोगे तो भी कितना माइनस होगा, 69 ही होगा। कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, फ्लैट 30% का उसमें डिडक्शन मिल जाता है। क्लियर है। अब ये 30% का डिडक्शन मिल गया ना, तो क्वेश्चन में दुनिया भर का खर्चा दिया रहेगा तो उसकी डिडक्शन लोगे क्या दोबारा, वो सब मान लेंगे कि इसमें इंक्लूड है। तो एनुअल वैल्यू में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है अपने को। क्लियर है। उसके बाद मकान बनाने के लिए लोन लिया जाता है। मकान बनवाते हैं या फिर खरीदते हैं तो लोन लेके बनवाते हैं कि नहीं। तो लोन का जब रीपेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर ब्याज जाता है, ब्याज इंटरेस्ट, तो उसकी भी अपने को क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट अभी नीचे क्या लिखा मत पढ़ना, सिर्फ क्या पढ़ो, इंटरेस्ट और लोन। तो अभी एनुअल वैल्यू अपना कितना आया था, 2,30 आया था, उसका 30% निकाले कितना आया था, 69,000। मकान के ब्याज की अलग से छूट मिलेगी। तो मकान के लिए मान लो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, कितने का लोन लिया था, और इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर 8%, तो 10 लाख का 8% कितना होगा, 80,000। तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे 80,000 माइनस कर लो, तो 2,30,000 माइनस 69,000 माइनस 80,000 कितना आता है, 81,000 रुपए। ये जो आएगा इसको क्या बोलोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके आगे क्या लिखा भी ध्यान मत दो, ये आगे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब भाई अगर आपने मकान बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है तो लोन की किस्तें पड़ती है, उसमें ब्याज जाता है। तो ब्याज मतलब आपके लिए खर्चा है, वो तो नहीं मिलेगा छूट। जो लोन लेके बनाए उसको डिडक्शन मिलेगी ना, जिसने लोन ही नहीं लिया वो थोड़ी वो क्लेम करेगा इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन। जिसने लोन लिया है वो क्लेम करेगा। आई बात समझ में। तो चलो एक अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतने जितना अपन ने अभी पढ़ा उसके बेस पे बनाए।
अब आप लोग कॉपी पेन निकाल लो, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओगे। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रभु भैया सुनो तो, वो उस क्लास में अरिंदम बैठा है ना, उसको बोलना उसके घर में कॉल करने के लिए बोल रहे हैं करके। इधर लिखो जल्दी, बात मत करो। चलो, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है मैंने, इसके बेस पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। लोन की अमाउंट 10 लाख है ना, 1 लाख नहीं है। नीचे जो लोन की अमाउंट दिख रही है 10 लाख है, ठीक है। चलो जल्दी कैलकुलेट करो।
ऑनलाइन वालों, आप लोगों का आंसर है अनुराग, देवती, गोकुल, प्रिया, सादिया, सेजल। आया किसी का आंसर? कितना आया? 1,07,000। ठीक है, अभी कैलकुलेट करूंगा तो पता चल जाएगा। आपका कितना है? आपका भी 1,07 आया। आपका 53 आया। आपका नहीं आया। आपका प्रियंका, आप लोगों का 75 आया है। आपका आशीष? अच्छा। आपका राजीव? बताऊं? सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात तो एक नियम आपको फॉलो करना है कि जो फॉर्मेट मैंने बताया उसी फॉर्मेट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई भी चीज़ को आपको आगे पीछे सीक्वेंस को बिगाड़ना नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। कितना दिया है क्वेश्चन में? 1,50। ठीक है। फिर क्या लेना है? फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना? 1,80। ये दोनों में जो ज्यादा होगा उसको नीचे उतारेंगे। फिर क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 31। ये दोनों में जो कम है वो नीचे उतरेगा। अब उस ये जो आएगा इसको क्या नाम देना है अपने को? एक्सपेक्टेड रेंट देना है। ये जो आया उसको अपन क्या नाम दिए? एक्सपेक्टेड रेंट। अब आप क्या लोगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। कितना है? 16,000। 16,000 पर मंथ है, तो 16,000 इंटू 12 करोगे तो 1,92 आएगा। एक 92। अब ये दोनों में जो ज्यादा है वो नीचे उतरेगा। 192,000। तो ये जो आएगा इसको क्या नाम देंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 10%। हमेशा याद रखना, हमेशा, कि बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं मालूम है? म्युनिसिपल टैक्स 10% निकालना है तो गलती से ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निकाल देते हैं। ये नहीं करना है। कभी भी म्युनिसिपल टैक्स निकलेगा किस पर निकलेगा? चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे मत बोले, उसी का ही निकलेगा। या तो अमाउंट दिए रहेगी या तो उसके ऊपर ही निकलेगा। तो कितना माइनस करेंगे? 1,50 का 10%। ठीक है, अभी गलती कर लो, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू 1,00,000। अब ध्यान से देखो, यहां पर 30% माइनस करना पड़ेगा। क्या? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, मतलब करना है। क्वेश्चन में कभी बोलेगा नहीं। अच्छा सुनो, यहां पर क्वेश्चन में मैंने किसी खर्चे के बारे में यहाँ पे जिक्र किया क्या कि ये खर्चा किया उसने रिपेयर का, तो ये तो वो नहीं। नियम ये है कि चाहे वो खर्चा करे चाहे खर्चा मत करे, 30% इनकम टैक्स वाला छूट दे देता है। काट लो 30%। ठीक है, तो अपन 1,77,000 का 30% माइनस करेंगे। कितना आता है? 53,100। 53,000। अब ये 53,100 का खर्चा माइनस कर दिए ना, तो और किसी दूसरे खर्चे की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलती है। तो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 10 लाख का कितना परसेंट? हाँ 7%। 70,000 यहाँ माइनस कर दो तो 1,77,000 कितना है? 53,000। ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये किसका किसका आया था आंसर? %30 नहीं लिए थे।
ये जो मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिया ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक, पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। लेकिन आगे के क्वेश्चन समझने के लिए बेस भी तो बना हुआ। आप लोग बचपन में एबीसीडी पढ़ के आए हो, तभी तो आज इतना सारा सेंटेंस पढ़ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे है ना, मालूम है हर चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल्स है, हर चीज से रिलेटेड, इधर इधर हर चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल्स है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन से रिलेटेड रूल है, फेयर रेंट से रिलेटेड रूल है, रेंट रिसीव्ड से रिलेटेड रूल है, म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड रूल है, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड रूल है, हर चीज से रिलेटेड रूल्स है। अब क्वेश्चन में ये सब रूल्स आपके साथ में जुड़ के आएंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे है ना, मैं क्या करूंगा, चीजों को और आगे बढ़ा रहा हूं। क्लियर है? तो हम अभी कैलकुलेशन करते करते कहां तक आ गए? यहां तक आ गए। कैलकुलेशन करते करते कहां तक आ गए? यहां तक, मतलब कहां तक भाई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तक। ठीक है, यहां तक आ गए। अभी नीचे क्या लिखा हुआ, अभी इसको ध्यान मत दो। ये चीज है ना 2 या 3 क्वेश्चन में है, पूरे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, नीचे का जो पार्ट दिख रहा है ना, 2 या 3 क्वेश्चन में बस आएगा। बाकी आपका क्वेश्चन कहां खत्म हो जाएगा? यहां तक बस। ठीक है, अब चलूं आगे, अब रूल्स में बात करूं। फॉर्मेट याद हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। सबसे पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फिर क्या लेते हैं? फेयर रेंट। फिर ये दोनों में जो ज़्यादा होगा वो नीचे उतरेगा, फिर क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। ये दोनों में जो लोअर होगा नीचे उतरेगा, इसको क्या नाम देंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में दोनों में जो ज़्यादा होगा, फिर ये आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 2 चीज़ों की डिडक्शन भी लेगी, म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट की। जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन करवाया उसमें ये नहीं था अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में इंटरेस्ट, सॉरी 30% क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन एक कंपलसरी डिडक्शन होती है। क्वेश्चन में कभी बोलेगा नहीं कि आप 30% माइनस करो, करना इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं भी है माइनस करने की तो भी करोगे। ठीक है, 30% करना ही है। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये माइनस करने के बाद जो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे उसको। ये फॉर्मेट मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। पहली बार देखे होंगे जब इस फॉर्मेट को, तो आप लोग मेरे को गाली बक रहे होंगे क्या क्या लिखवा रहे हैं सर करके। लेकिन भाई क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इसी फॉर्मेट से ही बनेगा। 2-3 एग्जाम्पल कर लिए तो पूरा कंठस्थ याद हो गया। ठीक है, चलो अब अपन एक एक रूल्स के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन की। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, कभी कभी क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया रहता है, कभी कभी क्या नॉर्मली क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया रहता है। क्वेश्चन में नॉर्मली म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया रहता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में अगर म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है तो लो, और नहीं दिया है तो आपको चेक करना है इनडायरेक्टली कहीं म्युनिसिपल वैल्यूएशन की बात तो नहीं किया कहीं क्वेश्चन में। अगर इनडायरेक्टली भी नहीं दिया है और डायरेक्टली भी नहीं दिया, मतलब म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो उसको नील करके आगे बढ़ जाना। आगे बात समझ में? मतलब मैं सिंपली अगर बात करूं, 1 मिनट यार, क्या हो गया इनको? हेलो हेलो, हाँ अभी क्लास चल रही है, रुको ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन अगर इज्जत से क्वेश्चन में दिया है तो ले लो, नहीं दिया है और उसके बारे में कुछ कहीं पे जिक्र भी नहीं किया क्वेश्चन में तो लो ही मत, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, उस पॉइंट को नील कर देना। फॉर्मेट लिखते ना, यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या कर देना? नील लिख देना, आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर कहीं पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है तो इनडायरेक्टली कैसे देगा, मैं अभी उसका एग्जांपल करवा रहा हूँ, क्योंकि दिमाग वहीं लगाना है। दिया रहेगा वहाँ दिमाग नहीं लगाना है, नहीं दिया रहेगा वहाँ भी दिमाग नहीं लगाना है।
इनडायरेक्टली दिया रहेगा तो दिमाग वहीं लगाना है, तो वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का और म्युनिसिपल टैक्स का आपस में रिलेशन होता है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का और किसका? म्युनिसिपल टैक्स का। अभी जब मैं एग्जांपल करवाया तो मैं बताया था ना, म्युनिसिपल टैक्स के में लिखा है 10%, तो हमेशा वो किस पर ही कैलकुलेट होता है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन का ही होता है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन निकाला ही म्युनिसिपल टैक्स के लिए जाता है। तो कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन में, म्युनिसिपल टैक्स 10,000 रुपए ऐसा लिखा रहेगा। काहे की अमाउंट है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन है कि म्युनिसिपल टैक्स की अमाउंट है? दैट इज 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ऐसा लिखा। मतलब म्युनिसिपल वैल्यू की अमाउंट नहीं दी है, म्युनिसिपल टैक्स की अमाउंट दे दी है, और बोलता है म्युनिसिपल टैक्स 10,000 है और खुद ही वो 10% है किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर कोई इनकम टैक्स नहीं चल रहा है, मैथ्स का रूल है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज इक्वल टू म्युनिसिपल टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय कितना परसेंट है? 10। तो 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा? 1,00,000 रुपए। ये जो आ गया ना म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ऐसा दिया रहता है कभी कभी क्वेश्चन में, बन जाएगा। एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मेरे को बताना, उसमें म्युनिसिपल बुक के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन कैसे निकलेगा। किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन वालों, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, क्योंकि चैट यहाँ से दिखता नहीं है। कुछ भी डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ लो। कहाँ चले गया क्वेश्चन? इधर देखो, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बुक में क्वेश्चन है। छोड़ो, रहने दो, मैंने तो जो एग्जांपल बताया ना वो वैसे ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन समझ में आया, इसका रूल क्या है? दिया है नॉर्मली तो ले लो, नहीं दिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं दिया है तो मत लो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली जो मैंने बताया अभी वैसा दिया रहेगा तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या करेंगे? फेयर रेंट का, फेयर रेंट दिया है तो लो, नहीं दिया है तो आपको फेयर रेंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फेयर रेंट अगर दिया है तो अच्छी बात है, ले लो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फेयर रेंट अगर नहीं दिया है ना तो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल रेंट है ना, एक्चुअल रेंट समझते हो, जो आपको एक्चुअली किराएदार से मिल रहा है उसी को 12 महीने के बराबर का ले लो। आई बात समझ में? फेयर रेंट अगर नहीं दिया है तो ले लो, नहीं तो जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होगा ना पर मंथ उसी को 12 महीने के बराबर का फेयर रेंट मान लेना। तो फेयर रेंट अगर नहीं दिया है तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्चुअल रेंट इंटू 12 मंथ, एक्चुअल रेंट इंटू 12 मंथ, ये आपका आ जाएगा क्या? फेयर रेंट। एक्चुअल रेंट को 12 महीने के बराबर का मान लेते हैं, वही अपना क्या है? फेयर रेंट। एक्चुअली मालूम है आप लोगों को फेयर रेंट का मतलब क्या होता है? फेयर रेंट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, कि मार्केट में आपके मकान की रेंट की वैल्यू क्या है। तो इनकम टैक्स वाला क्या होता है कि अगर फेयर रेंट नहीं दिया है तो ले लेते हैं, नहीं दिया है तो क्या मानता है मालूम है?
कि आपने जो मकान को किराए में दिया होगा मार्केट वैल्यू के बराबर ही दिया होगा, तो इसलिए मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को उस समय बराबर मान लेता है और 12 महीने के हिसाब से फेयर रेंट चार्ज कर देता है। क्लियर है? तो दिमाग नहीं लगाना है, कोई मीनिंग नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना याद रखना, फेयर रेंट अगर नहीं दिया है तो उस केस में एक्चुअल रेंट इंटू 12 मंथ कर देना है। ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या लेते हैं, ये बहुत अच्छा रेंट है, दिया है तो लो, नहीं दिया है तो मत लो, नील कर देना। दिया है तो ले लेना, नहीं दिया है तो चुपचाप आगे बढ़ देना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कैलकुलेट करना था तो कैसे निकाले थे अपन, ऐसा करके निकाले। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। चौथा, एक्सपेक्टेड रेंट, ये कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती क्या, ये तो आप कैलकुलेट करके ही निकालते हो, ये कभी भी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा आप कैलकुलेट ही करोगे, ऑलवेज कैलकुलेट करोगे। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअल रेंट, इसका पूरा नाम है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, ध्यान से समझना। अच्छा, आप सब लोगों के जनरल नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमेशा जब भी मैं प्रीवियस ईयर बोलूंगा, कौन सा साल बोलूंगा, तो आपको 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 ही मानना है। ये आपका सिलेबस का पार्ट है। जो पिछले साल वाले बच्चे थे ना, वो पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर 22-23, जो इस साल वाले बच्चे वो क्या पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर 23-24, जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे वो क्या पढ़ रहे होंगे, 24-25 पढ़ेंगे। और हर प्रीवियस ईयर का, एक मिनट रुक जाओ, सुन लो फिर बुक देखना, एक मिनट, छोटी सी बात, प्रीवियस ईयर के अगला साल जो होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? तो प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला जो साल होता है ना, तो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, अभी 23-24 है, इसके बाद वाला साल कौन सा होगा, तो हमारा 24-25 असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो अब आप बुक देखो, बुक में असेसमेंट ईयर लिखा होगा क्या, 24-25 लिखा होगा। क्लियर है? ये दोनों ईयर आपस में पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी मतलब साथ में रहते हैं। अगर मैं बोला प्रीवियस ईयर 23-24, तो आपको समझना है असेसमेंट ईयर कौन सा, 24-25। अगर मैं बोल दिया असेसमेंट ईयर 24-25, तो आप क्या बोलोगे, प्रीवियस ईयर 23-24। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? ध्यान से सुनना। अभी मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, देखो, एक किराएदार था जो हमारे मकान में रहता था और हम उसको 10,000 पर मंथ रेंट लेते थे उससे। वो पूरे 12 महीने हमारे मकान में रहा, पूरे 12 महीना मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 24 तक, और किराया भी दिया इज्जत से उसने 10,000 रुपये पर मंथ करके। तो मैं अगर बोलूँगा हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है, तो क्या बोलोगे, 1/20, क्योंकि मिला है उतना, किराएदार रहा भी 12 महीने और किराया भी 12 महीने का दिया है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब किराएदार रहा 12 महीने है, किराया दिसंबर तक का बस दिया है, जनवरी फरवरी मार्च का किराया अभी खाली भी नहीं किया, मकान नहीं दिया, किसी कारण से नहीं हो रहा होगा उसके पास पैसा, जो भी कारण है, रहा है वो कहां तक, दिसंबर तक, सॉरी रहा है कब तक, वो मार्च तक, लेकिन किराया उसने कब तक का दिया है, दिसंबर तक। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बोलूंगा, तो आप लिखोगे 10,000 इंटू 9, कितना महीना होता है, 90,000। और रिसीवेबल बोलूंगा तो 3 महीने का इधर, तो 3 महीना कितना आएगा, 30। तो आप यहां पर जो किराए की अमाउंट लेते हो ना, 5वें नंबर के पॉइंट पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी लेते हो प्लस रिसीवेबल भी लेते हो, प्लस रिसीवेबल भी लेते हो, तो कितना लूंगा यहां पे, 1/20 पूरा लूंगा। तो यहां पर वर्ड रिसीवेबल भी जुड़ा हुआ है ना, तो रिसीव्ड को भी कंसीडर करते हैं और रिसीवेबल को भी लेते हैं।
किराएदार रह गया ना मकान में, मतलब आपका इनकम ड्यू हो गया। सर वो तो 30,000 जो है अनरियलाइज्ड रेंट हुआ ना। नहीं, अभी ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि डूब गया हो पैसा, किराएदार खाली भी नहीं किया है, हो सकता है कि वो 3 महीने का किराया बाद में देगा। जब तक क्वेश्चन में किराया डूब गया नहीं बोलेगा तब तक अपने को मानना नहीं है डूब गया करके। अनरियलाइज रेंट होगा तो लिखा हुआ मिलेगा अनरियलाइज रेंट करके। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब समझना, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ एग्जाम्पल को। अच्छा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अपन अकाउंटिंग पढ़ते थे बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जोड़ते थे कि नहीं? मान लो सैलरी का पेमेंट हुआ 10,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, तो आप 2,000 जोड़ के 12,000 दिखाते थे कि नहीं? क्यों 2,000 को जोड़ते थे? पेमेंट तो नहीं की हो आप, तो क्यों जोड़ रहे हो 2,000? हम अकाउंटिंग जो करते हैं एक्रूअल बेसिस पे करते, किस पे? एक्रूअल बेसिस पे। तो जो इनकम हमको मिली नहीं है लेकिन ड्यू हो गई है, तो वो भी हम क्या मानते हैं? इनकम मानते हैं। तो ये मकान मालिक की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 10,000 उसको मिल चुका है, 30,000 20,000 मिलना, सॉरी 90,000 मिल चुका है, 30,000 मिलना बाकी है। लेकिन कमाया कितना है उसने? 1,20 कमा लिया है वो। अब पैसा भले बाद में मिलेगा, वो बात की बात है। तो इसलिए अपन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी लेते हैं और क्या लेते हैं? रिसीवेबल भी लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो बताना मेरे को। एक किराएदार है हमारे यहाँ पे रहता है, वो 10,000 पर मंथ रेंट है उसका। वो रहा दिसंबर तक। कब तक रहा? रहा ही दिसंबर तक है। दिसंबर के बाद 1 जनवरी से खाली करके चला गया। वो रहा ही दिसंबर तक है और उसने किराया जो है ना 30 नवंबर तक का दिया है। डेट लिख देता हूं, किराया कब तक का दिया है? 30 नवंबर तक का किराया दिया है और 31 दिसंबर को वो मकान खाली करके चला गया। और इस वाले पोर्शन ऑफ द ईयर में हमारा मकान पूरा क्या रहा? कोई नहीं रहता था, खाली पड़ा था। तो अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल क्या लूंगा मैं? रिसीवेबल तो देखा जाएगा तो भाई 1,000 का अनरियलाइज्ड रहेगा ना। 10,000। 31 तक का आठ महीने का 80,000 रहेगा। एक महीने का नवंबर तक के का रिसीव लेंगे और रिसीवेबल 31 दिसंबर तक। 80,000 10,000 होगा। देखते हैं आपका क्या बोलना है। एक महीने का अनरियलाइज्ड रहेगा। नहीं, अनरियल डूबा नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहे ना। डूबा है वर्ड यूज करूंगा तभी आपको मानना है डूबा है। अभी अपने को मिल कितने महीने का गया है? तो रिसीव्ड वाले में आप लिखोगे 80, रिसीवेबल में कितना लिखोगे? अब इस वाले पोर्शन में तो रहता ही नहीं था, तो उससे रिसीवेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? तो आप बाहर रेंट की अमाउंट कितनी दिखाओगे? 90 दिखाओगे। क्लियर है? अच्छा, ये दोनों को रिसीव्ड और रिसीवेबल अलग अलग करके नहीं दिखाने, वो तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप टोटल कितना लिखोगे? 90 ही लिखोगे। जब तक रहा है तब तक का किराया पूरा लेना, चाहे उससे किराया मिला हो चाहे ना मिला। खाली है तो खाली था तो नहीं लेते उसको, खाली वाले पोर्शन का किराया नहीं लेते। वो तो एक्सपेक्टेड रेंट फिर विच एवर हायर में आ जाएगा ना नीचे। तो ये पांचों से रिलेटेड आप लोगों को चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसमें किसी को कोई डाउट? म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया होगा तो ले लो, नहीं दिया होगा, दिया ही चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो लो ही मत। अगर इनडायरेक्टली दिया है तो उस तरीके से वो फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? फेयर रेंट दिया है तो लो, नहीं दिया है तो एक्चुअल रेंट को 12 महीने के बराबर का मान लेना फेयर रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट हमेशा क्या होगा? दिया होगा तो लो, नहीं दिया होगा तो नील मान लेना। एक्सपेक्टेड रेंट तो कैलकुलेट होके आता है और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल जितने महीने तक किराएदार रहा है उतने महीने तक का लेना, चाहे उससे किराया मिला रहे चाहे मत मिला रहे। इतनी बात क्लियर है? अब एक लास्ट रूल बता रहा हूं, फिर अपन क्लास ओवर करेंगे। ठीक है? लास्ट रूल, म्युनिसिपल टैक्स। ध्यान से सुनना, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का क्या करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स को। म्युनिसिपल टैक्स को ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिडक्शन। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी?
तो पहली और सबसे मेन कंडीशन है कि म्युनिसिपल टैक्स का जो पेमेंट है वो ओनर के द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब पैसा ओनर के जेब से निकल के जाना चाहिए। किराएदार से अगर ओनर पटवा रहा है म्युनिसिपल टैक्स तो उसकी डिडक्शन, अच्छा पहले इनकम हम किसके लिए कैलकुलेट करें, किराएदार के लिए कि मकान मालिक के लिए? तो खर्चा भी कौन क्लेम करेगा, मकान मालिक। तो मकान मालिक अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर रहा है अपने जेब से तभी डिडक्शन ले पाएगा, किराएदार से पटवाएगा तो डिडक्शन नहीं ले पाएगा। क्लियर है? दूसरा कंडीशन कि म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट प्रीवियस ईयर में ही होना चाहिए। पेमेंट अनपेड रहेगा, पटाता तो म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट मकान का मालिक है, लेकिन प्रीवियस ईयर 23-24 में म्युनिसिपल टैक्स क्या रह गया, अनपेड रहेगा, नहीं किया पेमेंट, देगा अगले साल। कुछ लोग होते हैं ना 4-4, 5-5 साल का एक साथ देते हैं, नहीं किया भाई ने इस साल म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट, तो डिडक्शन मिलेगी। ओनर के द्वारा पेमेंट होना चाहिए पहला, दूसरा प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट होना चाहिए तो ही मिलेगी। अब एक एग्जांपल सुनो, म्युनिसिपल टैक्स जो है 10,000 बनता था, सुनो इधर ध्यान से, म्युनिसिपल टैक्स कितना बनता है 10,000, ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया 10,000 का, तो डिडक्शन ले पाएगा क्या? नहीं। मैं 2-3 एग्जांपल ऐसे जो क्वेश्चन में आते हैं उसी को ही उठा के ले रहा हूं। म्युनिसिपल टैक्स टोटल कितना बनता है, 10,000 बनता है, पूरा अगर ओनर ने पे कर दिया है तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, 10 की मिल जाएगी। ओनर ने अगर पे ही नहीं किया है तो डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट हुआ है लेकिन किसने पे किया है, टीनेंट ने, किराएदार ने, तो डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। ओनर पे करेगा प्रीवियस ईयर में तो ही डिडक्शन मिलेगी, किराएदार से पे कराएगा तो नहीं मिलेगी, अनपेड रह जाएगा तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब ध्यान से सुनना, 10,000 म्युनिसिपल टैक्स बनता है जिसमें से 5,000 ओनर करता है और 5,000 किसको करवाता है, टीनेंट को करवाता है, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, 5 की मिलेगी। क्लियर है? 5 की मिलेगी। एक और 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है, पिछले 2 साल से 10-10 हजार रुपए म्युनिसिपल टैक्स पे करना था, उसने नहीं दिया था पिछले 2 साल से। तो 23-24 जैसी आया ना, तो 23-24 का तो 10,000 का पेमेंट किया उसने, प्लस 21-22 का, प्लस 22-23 का भी वो कितना कर रहा है, टोटल मिला के 30,000 रुपए का पेमेंट ओनर ने प्रीवियस ईयर में किया पेमेंट। तो बताओ डिडक्शन कितने की मिलेगी? जितना म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट प्रीवियस ईयर में होगा पूरे की डिडक्शन मिलेगी, पूरे की। चाहे म्युनिसिपल टैक्स कितने भी साल का पे करे सब क्लेम कर लेगा वो, क्योंकि जिस साल में म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं हुआ था उस साल डिडक्शन मिली रही होगी क्या? नहीं मिली रही होगी, तो इस साल उसको डिडक्शन मिलेगी। क्लियर है? लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया? देखो 23-24 हमारा साल है, हर साल का म्युनिसिपल टैक्स जो है कितना बनता है, 10,000 बनता है हर साल का। तो 23-24 का भी 10,000 बना रहा होगा। 23-24 के पहले कौन सा साल आया था, 22-23। 22-23 के पहले कौन सा साल था, 21-22 था। 21-22 जब रहा होगा तो 10,000 म्युनिसिपल टैक्स बनता है, उस साल वो क्या था, अनपेड था। क्या था, अनपेड, मतलब मकान मालिक ने 21-22 में म्युनिसिपल टैक्स नहीं पे किया था। 22-23 का भी 10,000 बनता है, वो भी क्या था। अब 23-24 में 23-24 का तो पे कर ही रहा है, प्लस 21-22 का जो बकाया था और 22-23 का जो बकाया था 10-10 हजार करके, टोटल कितना बनता है। ये पूरे का पेमेंट उसने कब किया, 23-24 में किया। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी डिडक्शन, 30,000 की मिलेगी डिडक्शन। पिछले 2 साल डिडक्शन नहीं होगा। हाँ, इधर नहीं लिया होगा डिडक्शन, इधर नहीं लिया होगा, इसने इस साल में किया तो पूरा 30 इधर क्लेम कर लेगा वो। क्लियर है? तो यहां तक अब मैंने आप लोगों को बताया, जो रूल्स के बारे में बता रहा हूं, म्युनिसिपल टैक्स तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसके आगे का अब मैं ना आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, चलो।